बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील। मेरे साथ आज मौजूद हैं अता अंसारी साहब। हमारी बड़ी खुशकिस्मती खुशबख्ती कि आज हमारे प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में अता अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कबल इसके कि अपनी सारी डिटेल आपके सामने रखूँ, इनसे बातचीत करूँ, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम का सिनेरियो में बता दूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपने पजीराई बख्शी, मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैंने पहले 3 मैंने प्रोग्राम्स किए कंटिन्यूसली और लोगों ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी मुझे, क्योंकि ये सिनेरियो पहले कभी ओस्लो में डेवलप नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू टाइप का सिलसिला पहले कभी नहीं था, तो मैंने इसको शुरू किया और उसी तसलसल से मैं पिछले हफ्ते अता अंसारी साहब से एक महफ़िल में मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जी ये ख्वाहिश रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे वेलकम कहा। तो आज वो दिन आ गया है कि आज हम उनके साथ मौजूद हैं। प्लस ये है कि थोड़ा सा इस इदारे के बारे में बता दूं, फिर बाकी बातें हम डायरेक्टली उनके साथ करेंगे। हम बैठे हैं जी NR खो में, यानी कि NRK में। ये नॉर्वेजन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है जी। ये इदारा, इसको कौमी नशरियाती इदारा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मीडिया कॉरपोरेशन है। ये 1933 में गालबन 1 जुलाई 1933 को इसका क़याम हुआ और आज तकरीबन 91 बरस हो गए हैं इस इदारे को काम करते हुए। तकरीबन 3,500 के करीब इनके एम्प्लॉइज़ हैं और 11 मुख्तलिफ इनके स्टेशन हैं, ये प्रोडक्शन जो हाउसेज़ हैं। वो बच्चों के लिए काम करते हैं, हालात हाज़रा पे, स्पोर्ट्स पे इनकी बहुत सारी गिरफ्त है। इसके अलावा और जो दीगर जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बड़ी एक 24 आवर इनका जो है ना वो मीडिया वर्किंग में रहता है। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे वेलकम किया यहाँ पर। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर किया, क्योंकि ये एक मीडिया कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा मीडिया कॉरपोरेशन है, तो यहाँ पर मुझे इन्होंने रजिस्टर किया। प्लस ये है कि इनकी और एक बड़ी मेहरबानी मुझ पे कि इन्होंने मुझे न्यूज़ एडिट, न्यूज़ ग्राफिक्स और जो इनका जो ब्रेन है, जहाँ पर जो न्यूज़ जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पर उन्होंने मुझे लाइव वो दिखाया और ये मेरे साथ हमेशा सरमाए की तरह ये यादें रहेंगी। इसके अलावा इन्होंने अपना जो यहाँ का जो म्यूज़ियम है छोटा सा, उसका भी हमें विज़िट कराया। इसके अलावा और इनकी जो रोज़मर्रा की यहाँ पे रूटीन्स हैं उस पर भी हमने डिस्कस की और इसके साथ साथ इन्होंने हमें काफ़ी भी पेश की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा जी, अता अंसारी साहब, सबसे पहले तो जी आपको मैं वेलकम करता हूँ जी अपने चैनल पे जी। बहुत शुक्रिया आपका। अता अंसारी साहब को मैं बरसों से जानता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी डिटेल उनसे कभी गपशप नहीं की। हम एक रस्मी गुफ्तगू करके हम आगे बढ़ जाते थे। आज एक लंबे अरसे के बाद इनसे मुलाकात करने का मौका मिला, तो आज मैं भी डिस्कवर करूँगा कि हु इज़ मिस्टर अता अंसारी, और साथ में ये है कि आपको भी मज़ा आएगा कि अता अंसारी यहाँ का बहुत बड़ा सरमाया है। यकीन करें कि पाकिस्तानी जो नजाद हैं यहाँ पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इवन पाकिस्तान के लिए, और जो नॉर्वेजन जो कम्युनिटी है उसके लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो आज सारी चीज़ों का हम ताना बाना यहाँ पर बुनेंगे जी। अता अंसारी साहब, सबसे पहले तो जी मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अपने कीमती लम्हात से आज थोड़ा सा वक्त हमारे लिए। बड़ी नवाजिश आपकी शाहिद जमील साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए बिल्कुल बेशक ये खुशी का मौका है और आपके व्यूअर्स से जो है वो बात करने का भी मौका मिल रहा है और आज आपसे जो है वो इतने अरसे के बाद तफसीली बातचीत का भी मौका मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। आमतौर से तो मैं सवाल करता हूँ और लोग जवाब देते हैं, लेकिन आज जवाबदेही मेरी है। आप सीनियर हैं हमारे, मेरे बड़े हैं आप, मैं बड़ी कदर करता हूँ। मैं जब ये तैयारी कर रहा था तो मैं थोड़ा सा ना घबरा भी रहा था। मैंने कहा जी आज एक हमागीर शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात है, तो देखिए किस तरह का जो है ना वो हमें सामना करना पड़ता है। तो अता अंसारी साहब, शुरू करते हैं जी आपकी वर्किंग के बारे में। मैंने आपका पूरा एक तारफ़ तैयार किया था और साथ साथ वो मैं तारफ़ भी दोहराऊँगा, क्योंकि अगर मैं ही बोलता जाऊँगा तो फिर मज़ा जो है ना वो किरकिरा सा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी अता अंसारी साहब की इब्तिदाई जो ज़िंदगी है कि वो किस तरह यहाँ पे नॉर्वे उन्होंने कदम रखा, या अपनी वालदन के बारे में, या अपना थोड़ा सा बचपन, या आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का याद, किस दिहाई में आप यहाँ पर आए। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद साहब जो थे वो 1970 में डेनमार्क आए थे। अच्छा। तो कुछ अरसा गालिबन 7-8 माह वहाँ रहने के बाद या लगभग 1 साल के करीब वहाँ रहे होंगे। तो उसके बाद 1971 में वो नॉर्वे आ गए। राइट। और जब तक वो हयात रहे नॉर्वे में ही थे, और मैं जो था वो 1976 में आया था। अच्छा। तो उस वक्त मैं बच्चा ही था, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी मेरी परवरिश जो है वो कुछ अरसा बचपन मेरा वहाँ गुजरा, और नौजवानी से लेके जवानी, और अब पता नहीं कौन सी नहीं आप स्टिल उम्र है। बहरहाल ये कि बड़ा हैंडसम है जो बहुत माशाल्लाह जी। शुक्रिया आपका। तो बहरहाल ये कि पिछले 1976 से आप अंदाज़ा लगा लिए लगभग कितने साल हो गए, ये
बहरहाल ये काफ़ी साल हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तब से मैं यहीं हूँ। तो वालिद साहब यहाँ असल में डेनमार्क यूनिवर्सिटी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करने के लिए आए थे, तालीम के सिलसिले में आए थे। लेकिन क्योंकि फिर वो इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई, उसमें जो है वो पाकिस्तान भी तकसीम हो गया, दो लख्त हो गया। और पाकिस्तान के जो थे वो माली हालात बहुत बुरे थे। उनके पास जो जॉब थी वहाँ पर वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, तो वो लॉस हो गई थी। तो उन्होंने जो है हमारे वालिद साहब को जो है वो कह लीजिए कि काम से निकाल दिया था। तो उन्हें फिर कोई रोज़गार तो तलाश करना ही था। तो उनके जो बुज़ुर्ग थे और जो उनके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा कि भाई बेहतर यही है कि कहीं यहाँ स्कैंडिनेविया में कोई जॉब ढूंढ लो। तो उन्होंने जो है वो अपने जो उनके डैनिश और नॉर्वेजियन जो उनके दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, उनकी मदद से जो है फिर उन्होंने नॉर्वे में जॉब ढूंढ ली और फिर वो यहीं मुस्तकिल तौर पे रह गए। सही। अच्छा अतान अंसारी साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। मैं जब आपका प्रोफाइल में देख रहा था तो मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई कि आपने उस दौर में यहाँ पर उर्दू सर्विस में काम किया और तकरीबन 10 साल काम किया लगभग। तो ये इब्तदाई क्या कहते हैं जी 80s और 90s के जो 10 साल हैं, ये उसमें आपने उर्दू सर्विस में काम किया और उसके बाद आपने नॉर्वेजियन जो लोकल ज़बान है उसमें काम किया, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्टर के तौर पर काम किया। को इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा कि आप कब से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, या कम से कम इस इदारे के साथ कब से मुंसलिक हैं, और उर्दू के साथ जब से आप जुड़े हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा जी। 1988 यानी 1988 की ये बात है कि जब हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं जनाब अनीस अहमद साहब का मुझे फ़ोन आया कि क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो उनकी आवाज़ टेलीफोन पे सुनकर लामवाला मैं थोड़ी देर के लिए सख्ते में आ गया, क्योंकि वो हमारे रेडियो स्टार थे। मैं उस ज़माने में लोकल रेडियो पे काम करता था। तो वो कहने लगे कि भाई अता साहब, मैंने आपकी आवाज़ लोकल रेडियो पे सुनी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ब्रॉडकास्टिंग मान के काम कीजिए। तो लोकल रेडियो जो था वहाँ तनख्वाह वगैरह तो नहीं मिलती थी, वो तो रज़ाकाराना काम था। तो वहाँ से फिर मैं नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग में आ गया, फिर उर्दू सर्विस में काम करता रहा। गो कि मेरा बचपन जो है वो पाकिस्तान में गुज़रा था और मुझे कह लीजिए कि बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी घर में बोले जाने वाली उर्दू जो थी वो आया करती थी। वालिद साहब हमारे पढ़ने के बहुत शौकीन थे और हमारे यहाँ उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान भी है, लेकिन उसके बावजूद यूँ कह लीजिए कि जी जो एक वर्किंग लैंग्वेज जो होती है वो तो नहीं थी। तो वो फिर हमने उर्दू सर्विस में जो है नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग में सीखी। आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ एक सियासी हवा ऐसी चली कि जिसमें कहा गया कि जी मादरी ज़बान की तदरीस भी बंद कर दी जाए, उर्दू ज़बान की नशरियात भी बंद कर दी जाएँ। तो एक आया था, एक जी हाँ, एक वो सियासी एक हवा चली थी यहाँ पे, जी हाँ, जिसके नतीजे में उर्दू सर्विस बंद हो गई। तो मेरे पास समझ लीजिए कि फिर कोई चॉइस नहीं रहा, या तो मैं जो है वो रेडियो और सहाफ़त का पेशा छोड़ देता, या और फिर मैं जो है वो नॉर्वेजियन ज़ुबान में काम करना शुरू कर देता। तो इसलिए फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो है मुकम्मिल की जर्नलिज़म की यहीं से, ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको आजकल। तो वहाँ से मैंने जर्नलिज़म किया था और उसके बाद अभी मैं एजुकेशन में ही था तो मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो तनख्वाह मिलती थी वहाँ पर। तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग से फिर फ़ोन आ गया कि वापस आ जाइए, अब आप नॉर्वेजियन ज़बान में काम कीजिए। तो बहरहाल फिर वो सिलसिला जो है जनाब तब से जो है वो चल रहा है। और बस जैसे आपने अभी फरमाया कि पहले मैं लोकल न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे काम करता रहा, फिर इंटरनेशनल पे आ गया और फिर रिपोर्टिंग जो थी न्यूज़ रिपोर्टिंग से निकल के फिर फीचर पे आ गया। फिर मैंने आर्ट और क्या कहते हैं कल्चर और मीडिया इश्यूज़ पे भी काफ़ी काम किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लगभग 2000 ग़ालिबन 8 या 7 से जो है वो मैं डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में हूँ। और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मसले देखे जो है वो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़, उस पर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे जी। दोस्तों इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं जी मोहतरम अता अंसारी साहब का। अता अंसारी साहब के पास बहुत सारी ऐसी राज हैं, बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आज वो पर्दा उठाएंगे। मुझे बड़ा इश्तियाक था इनसे बरसों मिलने का, लेकिन आज वो मौका आ गया कि आज हम वो तहें जो है ना वो खोलेंगे और आज हमसे पूछेंगे कि आपने यहाँ जो नॉर्वेजियन जो
मीडिया कॉरपोरेशन है, उसमें इतने सालों काम किया, मेरे ख्याल 34-35 बरस आपको यहाँ पर हो गए। और आपने, मैं आपको बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि 2008 से आपने फिर अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें जो प्रोड्यूसर डॉक्यूमेंट्री आपने इसमें रोल प्ले किया, मैं अगर कोई गलत ना कह जाऊँ तो तकरीबन 15 से 20 डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने प्रोड्यूस किया खुद। ये बड़ा जान जोखों का काम है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। 15 से 20 बड़ी ह्यूज वो वर्किंग है उनकी। तो मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ पॉसिबल कि आपने इतना लंबा चौड़ा काम किया है और हमें तो पता ही नहीं है कि आपके पास इतने हुनर हैं, इतने गुण हैं आपके पास। असल में देखिए, जब आप किसी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे BBC हो गई या नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग हो गई, तो वहाँ पे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। हाँ। और हमारी क्योंकि स्कूलिंग जो है वो भी जर्नलिज्म की है तालीम, और उसके बाद जो है जो ओढ़ना बिछोना आपका, हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद फिर जो हम क्या कहते हैं जिस प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा टाइम गुजारा वो भी जर्नलिज्म था। तो जब मैं टेलीविज़न में आया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में आ गया तो इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट था उसमें मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पे जो है वो लगाया गया। तो ये कह लीजिए कि एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ के हमारे प्रोजेक्ट जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 साल भी चले हैं। अच्छा। वरना एक साल लग जाना एक डॉक्यूमेंट्री पे, एक लग जाता है, एक साल लग जाना बड़ा आम सी बात, बड़ा ही आम सी बात है। क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, मैंने ना इसकी थोड़ी सी तहकीक की थी, आपसे ज़ाहिर है मुलाकात करनी थी मैंने, तो मैंने कहा चला मैं देखूं कि डॉक्यूमेंट्री जो एक तैयार होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको रफली कितना टाइम दरकार होता है और कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं। ज़ाहिर है ये एक बड़ा मुश्किल एक टॉपिक है जी, इस पर बड़ी दस्तरस चाहिए जी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी अता अंसारी साहब आपका। मैंने आपको देखा, अभी याद है आपको, चंद बरस पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था जिसमें 60-70% पाकिस्तान जो है ना वो डूब गया। बड़ा लंबा चौड़ा जानी माली नुकसान हुआ और अभी तक उसके असरात जो है ना नज़र आते हैं। तो मैंने आपको देखा आप अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान में थे, स्पेशली मेरा सिंध में थे, आप सिंध में भी थे और क्या स्वात में भी गए, उधर KP में भी, उधर बलोचिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान में भी थोड़ा सा। तो उसका थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, पाकिस्तान में जब भी कभी कोई इस तरह के कोई ख़ास नौइयत के वाक़यात होते हैं इलेक्शंस कवर करने के लिए, या इस तरह के कोई इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, या ऐसी कोई स्वात की इवन जंग हुई, मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। और ये सैलाब का आपने कवरेज की, तो जब यहाँ से आप लाओ लश्कर लेके जाते हैं वहाँ पर, तो किस तरह वो सारा होता है? कितनी टीम होती है आपकी, कितने बंदे होते हैं आपके, और कितना वो टाइम फ्रेम होता है? दिन रात आप काम करते हैं या आप तो ज़ाहिर डिपेंडेंट है ना, आप तो इस माशरे से जाके उस माशरे में फ़िट होकर काम करना वो भी जान जोखों का काम है। जी हाँ, देखिए काम तो कोई भी दुनिया में आसान नहीं है। और जहाँ तक ये कोई कह लीजिए कुदरती आफत है या कोई बहुत ही हंगामी कोई सूरत हाल है, दहशतगर्दी का वाक़या है, तो उसके लिए तो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है जी। तो मिसाल के तौर पे जब हम सैलाब के सिलसिले में, जब सैलाब की कवरेज के सिलसिले में जब हम गए थे, तो मैंने ये तय किया कि हमें जो है वो सक्खर को अपना बेस बनाना चाहिए। सक्खर को, क्योंकि सक्खर ही सिंध के अंदर एक बड़ा ऐसा सिटी है जो कि हमें वो फैसिलिटीज़ दे सकता है जो कि हमें रिपोर्टिंग के लिए चाहिए। ये भी आपने चूज़ किया था कि आपके प्रोड्यूसर ने तो नहीं कहा? नहीं, मैंने ही चूज़ किया था। क्योंकि मेरी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के बारे में इतनी मालूमात है, मेरी पाकिस्तान के सहाफ़ियों से रहती है, मतलब बातचीत, दोस्तियाँ, सब कुछ हैं। हमारे लिए काम भी करते हैं कई सहाफ़ी वहाँ पे। तो लेकिन ये कि प्रॉब्लम ये था कि जी क्या कहते हैं, सक्खर पहुँचे तो कैसे पहुँचे? ये कराची से जो है वो बाई रोड जाया जाए आगे बोर्ड, या जो है वो जहाज़ से जाया जाए। जहाज़ों में तो सीटें कोई खाली नहीं थी और रोड वैसे ही बंद थे। तो फिर हमने तय किया कि जी हम जो है वो बज़रिया रोड ही जाएंगे और क्या कहते हैं जो है वो जगह जगह रुक के हम रिपोर्टिंग करते जाएंगे। तो हम फिर सबसे पहले जो हमने कितना स्टाफ कितना था आपके साथ? हमारे साथ क्या कहते हैं जो थे वो एक सिक्योरिटी के थे, एक ड्राइवर थे, एक कैमरामैन थे, एक असिस्टेंट थे। तो हमारी गाड़ी फुल थी, यहाँ समझ लीजिए 5 अफराद थे मुझ समेत। ठीक है। तो सबसे पहले हमने नवाब शाह में जो फिर हमने पड़ाव किया, फिर वहाँ से हम जो है वो क्या कहते हैं
अपना जो आसपास के इलाके जो डूबे हुए थे, पूरा एक शहर डूबा हुआ था वहाँ पे, उसकी हमने कवरेज की जी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम फिर हैदराबाद पहुँचे, सक्खर पहुँचे, सॉरी सक्खर से फिर हमने जो है फिर वहाँ से दूसरे इलाके जो है सिंध के जो कवर किए, और फिर उसके बाद हम बलूचिस्तान में चले गए, जाफराबाद गए थे। बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। नहीं, मैं इसलिए आपको मैं इसलिए इसको रिकॉल करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हम जब नॉर्वेजन माशरे में रह के पाकिस्तान की खबरें देखते हैं ना, और उसको कोई यहाँ से बंदा जाके कवर करे ना, उसमें हमारी और दिलचस्पी होती है ज़रा। नो डाउट वो बड़ा एक मुश्किल एक मरहला था पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बल्कि यहाँ पर मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये 30 सेकंड में मैं बता दूँ कि उसी डिज़ास्टर में हमने यानी कि मैंने यहाँ पर कपड़े, जूते और इस तरह की चीज़ें मैंने इकट्ठी की, और एक बहुत बड़ा अंबार हमने इकट्ठा किया यहाँ पर, उसको फिर हमने ट्रांसपोर्ट किया। और मैं आपकी इजाज़त से मैं बात करता चलूँ कि मुझे आपके इदारे का ही फ़ोन आ गया उन दिनों कि जी आप आके जी हम आपके काम को जी देखना चाहते हैं, आप किस तरह करेंगे। तो उसमें भी मैं शुक्रगुजार हूँ जी आपके इदारे का, आपका, कि आपके तवस्सुत से हम लोग उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाने में कामयाब हो सके जो बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अच्छा अता अंसारी साहब, मैं आपसे सेम टाइम में आपसे ये पूछूं कि आप स्वात भी गए थे जब दहशतगर्दी थी, जंग थी, तो डर नहीं लगा था आपको? मेरे ख्याल से ये तो कहना बिल्कुल झूठ और गलत होगा कि जी मुझे डर नहीं लगा। चाहे वो कोई कह लीजिए कि कुदरती आफत हो या कोई दहशतगर्दी हो या कोई जंग के माहौल हो, तो डर जो है ना वो आपके अंदर एक ऐसी हिस्स पैदा कर देता है कि आप अपने बचाव के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि फिर हमारी ट्रेनिंग है, हमारे कोर्सेज़ हैं, वो हमें मसले के करवाए जाते हैं, हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटना है। लेकिन ये कि अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि मसले के कभी कोई ऐसा कह लीजिए कि ऐसा कोई ख़तरनाक वाक़या मेरे साथ नहीं पेश आया। अल्लाह महफूज रखे जी, हमारी बड़ी नेक ख्वाहिशात। और दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा ये देखा है ख़ास तौर से पाकिस्तान में कि जो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वहाँ जाके, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हों, चाहे वो कैमरामैन हो, वो लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं। नहीं, नो डाउट जी, मुझे अभी देख लें जी कि हमने एक, वो कहते हैं कि जी सर हमें कुछ हो जाए परवाह नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। वाह, इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। यू आर लकी वन सर, यू आर लकी वन। नो डाउट जी, ये वाकई जी जान हथेली पे रख के करने वाला काम होता है जी। आपको अभी फ़लस्तीन में देख लें जो जाकर रिपोर्ट करते हैं, बल्कि लोग कई मारे भी गए, बड़ी ज़ख्मी भी हुए, तो बड़ा जान हथेली पे रख के ये काम करने पड़ते हैं जी। अता अंसारी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी, गाहे बगाहे मुझे बड़ा अच्छा लगता रहा कि आप मेरे पहलू में बैठे हैं और हम आपके इदारे में बैठे हैं और आपके मतलब बातें कर रहे हैं, जो एक ऐसे कह लें कि मेरी एक खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि आज उस अता अंसारी के हम मिल रहे हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना। हम लोग इनको बिल्कुल रूटीन में इस्लाम दुआ करते हैं, प्यार से मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज बड़ी एक खुश नसीबी है हम सब की कि हम जो है ना वो इनसे बातचीत कर रहे हैं जी। आप देख रहे हैं द डिजिटल ब्रॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं जी अता अंसारी साहब। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम बड़े क्लोज़ उनके साथ बैठ के उनकी ज़िंदगी और उनके जॉब और उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं जी। अता अंसारी साहब, मुझे ज़रा काइंडली बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया जी कि सैलाब में आप पाकिस्तान थे और आपने बड़ा लंबा चौड़ा उसको कवर किया, बड़े आपने मुश्किल मराहल में गुजरते हुए उन लोगों तक पहुँचे, तो कोई ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई स्टोरी आप बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर बैठ के हमारी इमदाद के मुंतज़र हैं या वो जो लोग वहाँ पर आके इमदाद उनकी करते हैं, तो उनको आपने कोई थोड़ा सा देखा, उसकी कोई स्टोरीज बताइएगा काइंडली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दो बातें ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि जब मैं जाफराबाद पहुँचा तो वहाँ का जो अस्पताल था वहाँ बिजली नहीं थी और वहाँ पानी जो है घुटनों घुटनों तक था। लेकिन उसके बावजूद क्या कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, उसके बावजूद जो है वो मरीज़ पे मरीज़ आ रहे थे, एम्बुलेंसों पे एम्बुलेंसें आ रही थी। और बल्कि फिर उन्होंने ये किया कि जो ज़च्चा जो औरतें जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकती थी, उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस इस्तेमाल की और ख़ुद निकले डॉक्टर और नर्सें वगैरह खुद। तो वो कह लीजिए कि वो जज्बा उनका देख के, वो सरकारी मुलाजमीन थे, वो चाहते तो छोड़ के जा सकते थे और वो क्या कहते हैं बड़े इग्नोर कर सकते थे,
लेकिन जनाब क्या कहते हैं जाफराबाद में ज़्यादातर उनमें बलोच कौम के लोग थे माशाल्लाह, और दूसरे बड़ी गयूर कौम है जी माशाल्लाह जी। मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी लोग थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे। इतनी जनाब क्या कहते हैं मुझे कह लीजिए कि खुशी हुई ये देख कर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बेशक बेशक ऐसे मनाजर देख के। और दूसरा मैंने जो एक चीज़ और इसी कह लीजिए के हवाले से देखी वो ये थी कि आप कहीं भी चले जाइए, सखर चले जाइए, नवाबशाह चले जाइए या आप जाफराबाद चले जाइए या किसी भी इलाके में चले जाइए, वहाँ पे हर जगह पे जो है वो लोग कराची से, लाहौर से, पंजाब से, ओस्लो से, लंदन से, पूरी दुनिया से लोग जो है जनाब वहाँ बड़ी दुनिया ने वहाँ पर रफ़ाई काम किया है। और कोई जनाब क्या कहते हैं जो है ट्रक भर के खाना लेके आ रहा है, कोई ट्रक भर के पानी लेके आ रहा है, जगह जगह जो है वो लंगर लगा दिए गए थे। ये जज्बा जो है ना, ये नो डाउट कि ये बहुत एक कीमती चीज़ मिली मुल्की ऐसा एक जज्बा है जी, ये कभी मैयर नहीं हो सकता, इसको आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इवन दैट के जब ये तो चले अभी आजकल के दौर की बात है ना, अब तो सोशल मीडिया है, मीडिया इतना है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि जब पुराने दौर में जब जंगें लगती थी, फर्स्ट वार, सेकंड वार, पाकिस्तान में कितने डिज़ास्टर हुए, तो उनको कवर करने के लिए जब लोग निकलते थे तो उनकी कितनी एफिलेशन होती थी साथ में, प्लस ये है कि जो अवाम है वो कितनी इमोशनली एंगेज है उनके साथ। नो डाउट ये क्या कहते हैं जी, ये कैलकुलेट नहीं हो सकते ये जज्बे, ये इसको कभी आप मैयर नहीं कर सकते। और अभी हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात कर रहे थे जी जी, तो जब मैं नवाबशाह पहुंचा तो वहाँ फैसल ईदी साहब बैठे थे। वाह वाह वाह। और जब मैं क्या कहते हैं और आगे गया, वो जो क्या कहते हैं पूरा शहर डूबा हुआ था, तो वहाँ कश्ती चलाते हुए अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पोते मिले। देखें ना, तो नस्ल दर नस्ल काम करते हैं। तो ये जज्बा जो है हमारे लोगों में ये बहुत ये बड़ी एक खुशबख्ती है जी इस खित्ते की कि ऐसे जज्बे हमें देखने को मिलते हैं जी। अतान सारी साहब, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान जो अभी आपने बात की है कि दस्तावेज़ी आपने जो फिल्में बनाई हैं, आपने बड़े ममालिक में सफ़र किया, पाकिस्तान विज़िट किया, मुतअद्दिद दफ़ा इंडिया गए, आप सऊदी अरब गए, आप ईरान, फ़लस्तीन, इसराइल, ब्राज़ील, कनाडा और बहुत ममालिक में आपने सफ़र किया इस डॉक्यूमेंट्री में। कोई ऐसा कोई यादगार सफ़र हो, कोई ऐसी कोई यादगार कोई आइटम हो जो आपको हमेशा याद रहती हो कि जो वो मैंने काम जो किया था ना वो मुझे बड़ा याद रहेगा, या वो मेरा सफ़र था वो बड़ा यादगार था? हाँ देखिए, आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जिसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा ये असूल रहा है कि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, वो मैं बहुत दिलजोई से करता हूँ और वो क्वालिटी प्रोडक्ट कोशिश यही होती है। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो सुनने वाले हैं वही बता सकते हैं बेहतर, जिन्होंने मेरा काम देखा है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पहली दफ़ा जब फ़लस्तीन गया था तो नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्ट्री और यहाँ के कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनकी ताउन से, उनकी मदद से जो है वहाँ पे जो है एक आर्ट एकेडमी बनाई जा रही थी। अच्छा। तो मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए एक्चुअली गया था। ये कब की बात है? ये बहुत साल पुरानी बात है, इसका सन मुझे 8-10, हाँ इससे भी ज़्यादा पुरानी बात है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि यासिर अरफात साहब का उसी वक्त इंतकाल हुआ था। अच्छा। और उससे पहले जो है वो क्या कहते हैं रमाल्ला पे और मगरबी किनारे पे इसराइल जो है वो हमला कर चुका था, लेट 90s की बात है। तो मैं वहाँ गया तो मैं रिपोर्टिंग के लिए था, लेकिन जब मैं फ़लस्तीनी जो आर्टिस्ट थे उसमें उनमें पेंटर्स भी थे, स्कल्पचर्स बनाने वाले भी थे, उनमें ग्राफिकर्स भी थे, उनमें म्यूजिशंस भी थे, उनमें जो थे शोरा भी थे। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत गहराई से ये मेरे अंदर एक एहसास जागा कि ये लोग गो के मसदे के एक ऑक्यूपेशन का मसदे के कह लीजिए कि जद में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इतने खिले हुए हैं और इतनी आर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने फिर एक तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम जो है वो फ़लस्तीनी आर्ट के ऊपर जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट्री बनाएं। वो मैंने बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था 10 Days in Ramallah। तो यानी कि 10 रोज़ मैंने जो है पूरे गुजारे थे और मैंने वहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उनके इंटरव्यूज़ किए थे, उनका आर्ट वर्क देखा था और उस पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो बहुत यादगार थी मेरे लिए। और जब भी फ़लस्तीन में कह लीजिए कि जुल्म बढ़ता है और जब भी हाँ तो मुझे वो सारे अपने पुराने फ़लस्तीनी दोस्त जो हैं वो याद आते हैं। मैं कोशिश भी करूँगा जी कि आपकी वो जो वर्किंग है ना वो मैं ज़रूर उसको मैं फाइंड आउट करूँ और उसका भी कोई लिंक या कोई रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में मैं दे सकूँ इंशाल्लाह।